चलिए इधर आ गए हैं हम। यहाँ पर से मैं फाइल उठाता हूँ जो मैं आपको समझाने लगा हूँ। ये मैं इसको उठा के जरा खास जगह पे ले आऊँ, इसमें रख लेते हैं वन में। पब्लिक HTML पहले तो कोई नहीं फोल्डर ना नहीं है। ये देखिए ऐसे आपने भी ऐसे ही करना है जो मैं कर रहा हूँ। मैंने पहले से कॉपी कर लिया अपनी खास जगह पर, उसके बाद मैं ऐसे कहता हूँ यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर दो, वो आ गया पब्लिक HTML। इस पर मैंने काम करना है, आपने भी ऐसे ही एक्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहले तो ये समझ लेना पब्लिक HTML क्या होता है। आप जब भी किसी वेबसाइट को अपलोड करते हैं तो जहाँ पर आपकी वेबसाइट अपलोड होती है ऑनलाइन होस्टिंग में जो जाती है, वहाँ पर वो होस्टिंग जो है ना एक स्टैंडर्ड फोल्डर बनाता है, सिस्टम फोल्डर। उस फोल्डर का नाम होता है पब्लिक HTML। तो आपकी सारी वेबसाइट उसके अंदर चली जाती है, ठीक है। इसलिए इसका नाम भी पब्लिक HTML है कि इसको मैंने होस्टिंग से डाउनलोड किया हुआ है। तो उसी तरह पूरे का पूरा आ गया हुआ है। असल में चल क्या रही है, अंदर से ये फाइल चल रही है हमारी। तो इसको मैं इंडेक्स को चलाऊँ तो आप देखिएगा ये नई चीज़ नहीं है, कोई खुल गई वेबसाइट। अब हम क्या करते हैं, इस वेबसाइट में चेंजेस करते हैं। अब डायरेक्ट मैं चेंजेस करने लगा, ठीक है। पहले मैं कोडिंग बता रहा था ना एक एक करके, अब हमें पता लग गया हमने कोडिंग कर ली है। सबसे पहले मैं कहता हूँ इसके मेन्यू में कुछ चेंज करनी है मैंने। अब है क्या हमारा कीवर्ड, देखो इधर क्या है, बेस्ट सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। तो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ मेरा जो होम का बटन है ना, मैं इसका नाम जो है वो अपने कीवर्ड पे लाना चाहता हूँ, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर मैं एक नया मेन्यू भी लाना चाहता हूँ, और आर्टिकल्स के नाम से एक और मेन्यू भी लाना चाहता हूँ। तो ये हम करेंगे तो हमें मेन्यू चेंज करना आ जाएगा। तो ये हम काम पहले करते हैं, इधर आ जाते हैं। पहले इसको मैं बंद कर देता हूँ एक्स्ट्रा फोल्डर को, और मैं इस पर वापस आ जाता हूँ। इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसको आपने नोटपैड में खोलना है। अब आप देखिएगा कि मैं कैसे चेंजेस करूँगा। अच्छा, मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इसके मेन्यू तक पहुँचना है ना, वो आप देखिएगा मैं कैसे इसके मेन्यू तक पहुँचता हूँ। इसके मेन्यू तक पहुँचने का तरीका क्या है मेरे पास, ये देखें, होम, अबाउट, गैलरी, ये है ना मेन्यूज। सो इनमें से जो होम मेन्यू की टर्म्स है, कोई ऐसी टर्म्स तो नहीं है जो बार बार पेज पर आ रही होंगी। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं होम को फाइंड करता हूँ। हाँ, कहाँ, यहाँ पर रख के कंट्रोल F करता हूँ, स्टार्ट पे रख के, और यहाँ ला के लिख देता हूँ होम। देखते हैं क्या होता है, आ गया। जरा चेक करते हैं कि ये क्या होम है, मेन्यू होम है। फिर दोबारा से करें जी, फाइंड नेक्स्ट करें। वो मुझे कुछ डाउट लग रहा था उस पर। अब देखिएगा सर, जिस जगह पर मैं आया हूँ यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 232 लाइन में नेविगेटर। नेविगेट करने का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो ऊपर नीचे मूव कर रही हैं, लेफ्ट राइट लेकर जा रही हैं। तो असल में मेन्यू नेविगेटर ही होता है ना। तो ये एक नेविगेटर का टैब है जो वेब डेवलपर यूज़ करते हैं मेन्यूज़ बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके थ्रू भी मुझे मिल गया मेन्यू, और उसने इसकी क्लास का नाम क्या रखा हुआ है, मेन्यू। इससे भी मुझे पता लग गया ये मेन्यू है। उसके बाद और किससे पता लग रहा है, होम, अबाउट, गैलरीज, पता लग गया। अब मुझे ये भी पता लग गया कि भाई इस वेबसाइट में, स्पेसिफिक वेबसाइट में मेन्यू कहाँ से शुरू हो रहा है। मेन्यू शुरू हो रहा है 234 से, ऐसे ही है। तो मैं चाहूँ तो इसको डायरी पे नोट कर लूँ जब मैं अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ, ताकि बार बार मुझे नेक्स्ट टाइम मुझे ताकि कंट्रोल F ना करना पड़े, सीधा ही मैं इस लाइन पर आऊँ और यहाँ आकर मैं अपने मेन्यूज़ को चेंज करूँ। अब मैंने क्या कहा, पहला मेन्यू मैंने क्या चेंज करना है, अपना कीवर्ड लगाना है। तो मैं इधर आता हूँ और इधर आके लिख देता हूँ कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, लिख दिया मैंने। अच्छा, ये मेन्यू में बना कैसे होगा, ये देखें, इसके लिए टैग कौन सा यूज हुआ है, ये पता लग रहा है आपको। ये LI का टैग शुरू हुआ और ये LI का टैग बंद हो गया, ऐसे ही है। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम, नंबरिंग करने के लिए। जैसे वो वर्ड में नहीं आप करते बुलेट्स एंड नंबरिंग, तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 आते हैं ना नीचे।
तो उसी तरह की नंबरिंग करने के लिए HTML में हम li को यूज़ करते हैं, लेकिन हमने li से को कुछ नहीं लेना, सिर्फ मैंने समझा ये कि भाई ये मेन्यू में यूज़ हो रहा है। अब ये मुझे पता लग गया कि जितने भी मेन्यूज़ होंगे सारे के सारे किससे बने होंगे, li से बने होंगे। मतलब जहाँ से मेन्यू बनना शुरू होगा li स्टार्ट होगा, और जहाँ पर मेन्यू क्लोज होगा li क्लोज हो जाएगा। अब ये थोड़ा हमें समझ में आ गया। क्लास का मैंने बताया था ना हमारा कुछ लेना देना नहीं है, मगर ये क्या चीज़ है, ये समझदार, ये हमारे से रिलेटेड है कि मेन्यू कौन सा है, होम का था ना ये मेन्यू। इसका मतलब क्या हुआ, हम होम पे क्लिक करते हैं तो होता क्या है, कौन सी फाइल चलती है, इंडेक्स की फाइल चलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये URL है। हम अबाउट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, अबाउट अस की फाइल चलती है। हम गैलरी पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये वाली फाइल चलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए का टैग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ठीक है, मैंने चेंज कर दिया, यानी अगर मैं इसको सेव करूँ और उसको देखूँ जाकर रिजल्ट, तो क्या नजर आएगा मुझे। पहले तो मैं इसको बंद कर दूँ जरा, इस पर तो नहीं चलाया हुआ ना मैंने इसको, नहीं, इसको बंद कर दूँ। इस पर चल रहा है। अभी तक मेन्यू कौन सा है, होम का ही है ना। अभी मैंने इसके नाम को चेंज किया है, चेंज हो गया। तो हमने मेन्यू अपना चेंज कर लिया। अब आप लोग जब वेबसाइट बना रहे होंगे, आप अपने हिसाब से काम करोगे कि आपने कौन सी वेबसाइट बनानी है, उसमें आपका प्राइमरी कीवर्ड कौन सा है। अब ये क्या साइंस है, देखें, होम का बटन जो है, होम का बटन एक सिंपल सा बटन है जो आमतौर पर हमें ये इंप्रेशन देता है कि ये पहला पेज है, ऐसे ही है ना, जिसको हम कहते हैं लैंडिंग पेज है। लेकिन एज ए SEO हम इससे कोई फ़ायदा तो नहीं उठा रहे, तो हमने कहा क्यों ना हम यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर लें जिसमें SEO से भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अक्सर आप मोबाइल पर जब वेबसाइट्स देखते हैं, मोबाइल व्यू में आपको वेबसाइट जो नज़र आती हैं ऐसे आती हैं, देखें ऐसे आती है ना। आमतौर पर जब हम मोबाइल पर इसको टच करते हैं, सोफ़ा को मैं टच करूँगा तो क्या होगा, मेन पेज पर आ जाएंगे हम। किसी भी और पेज पर होंगे, जब हम इसको टच करते हैं तो क्या होता है, मेन पेज पर आ जाते हैं ना। तो बिल्कुल इसी साइज के साथ मैं मेन मेन्यू को चेंज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई होम लिखने की क्या ज़रूरत है, मैं इसी बटन को अपना मेन पेज बना देता हूँ कि मेन पेज पर आ जाए और हो भी मेरा कीवर्ड। तो हुआ क्या, क्रॉलर को मैंने एक और जगह पर अपना कीवर्ड बता दिया जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड स्पेस है, और दूसरे मेरे कंपटीटर्स ये यूज़ नहीं कर रहे होंगे। मुझे पक्का पता है कि अभी तक कोई ये यूज़ नहीं करता, अभी भी कोई यूज़ नहीं करता। ये सबकी वेबसाइट पर होम का बटन ही आ रहा होता है, किसी की वेबसाइट पर होम के बटन की जगह पर कीवर्ड यूज़ नहीं होता। लेकिन गूगल ये कहता है कि भाई आप मेन्यूज़ में भी अपने कीवर्ड यूज़ करो, जो आपके मेन्यू आइटम्स हैं उनके अंदर भी अपने कीवर्ड्स को यूज़ करो। ठीक है, समझ आई बात की। अच्छा, अब हम ये क्या कहते हैं, अब हमने यहाँ पर एक और ऐड करना है, जो प्रीवियस क्लास में भी आर्टिकल्स की बात कर रहे थे कि भी आपकी वेबसाइट पर कोई एक ऐसा मेन्यू ज़रूर होना चाहिए जो कि फ्रीक्वेंटली रिफ्रेश होता हो। अब इनमें से जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, वंस हम वेबसाइट डेवलप करवा लेंगे तो वही वेबसाइट रहेगी, बार बार तो चेंजेस नहीं हो रही इस मेन्यू में। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक आर्टिकल्स के नाम से एक मेन्यू बनाता हूँ और मैं अपनी वेबसाइट, अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक आर्टिकल्स लिखने शुरू हो जाता हूँ, और मैं किसी की ड्यूटी लगा देता हूँ कि भाई रोज़ाना एक आर्टिकल लिखना है हमने, इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरी वेबसाइट फ्रीक्वेंटली अपडेट होती है। अदरवाइज अगर मैं इस तरह का कोई चीज़ नहीं रखूँगा तो एक ही दफ़ा डाटा ऐड करूँगा या महीने में कभी जाकर एक चेंज कर लिया करूँगा, तो आपकी वेबसाइट जितना फ्रीक्वेंटली अपडेट होगी, क्राउलर उतने फ्रीक्वेंट विजिट आपकी वेबसाइट पे करेगा उसको रैंक करने के लिए। इसलिए हमारी वेबसाइट के अंदर कोई एक टैब ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहे। तो उसके लिए हमारे पास सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है, यहाँ तो हम आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दें। आर्टिकल्स की अलग वेबसाइट्स होती हैं, पता है आपको, और वो लोग अपनी आर्टिकल्स की वेबसाइट से अर्निंग भी कर रहे होते हैं, और उनके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप भी अपनी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दें, नो डाउट आप अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक आर्टिकल लिखेंगे। मतलब आप आर्टिकल्स ऐसे नहीं लिखेंगे कि जो आर्टिकल्स की वेबसाइट पे हर तरह का ही आर्टिकल आ रहा है, हमने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड लगाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कारपेट के मुतालिक है, तो मैं कारपेट पे आर्टिकल्स लिख सकता हूँ, मैं रग्स पे लिख सकता हूँ, मैं कारपेट के लिए जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं उनके ऊपर आर्टिकल लिख सकता हूँ, मैं जो इसका वॉशिंग लिक्विड होता है उसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ लोगों को फ्रीक्वेंटली। हाँ, तो इससे क्या होगा, अगर आप फ्रीक्वेंटली अपनी वेबसाइट को अपडेट करते हैं तो आपकी वेबसाइट के ऊपर क्राउलर के विजिट्स भी फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल क्राउलर को पता है कि मेरी एवरेज है भाई कि मैं हर 15 दिन के बाद अपनी वेबसाइट अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि क्राउलर तो आता है ना मेरी वेबसाइट पे, अब उसको ये भी पता लग गया कि भाई अब मुझे नेक्स्ट विजिट 15 दिनों के बाद ही करूँगा, क्योंकि 15 दिन से पहले नया डाटा तो मुझे मिलना नहीं है।
असल में क्रॉलर आपको नया डाटा लेने आता है आपके पास कि भाई इस वेबसाइट में क्या चेंज हुई है, ताकि मैं गूगल के ऊपर अपडेट कर दूँ उस चीज़ को। लेकिन जब आप इतने इतने दिन तक वेबसाइट चेंज नहीं कर रहे तो इसका क्या मतलब हुआ? आप नोट करते हैं कि OLX की वेबसाइट ऊपर आ रही होती है हमेशा। इवन मैं ये कहता हूँ ना कि मैं कोई चीज़, मैं माउस बनाता हूँ, मेरी कंपनी है जो माउस सेल कर रही है, डीलर है, मैन्युफैक्चरर है, जो भी है, मेरी कंपनी ये सब कुछ कर रही है। लेकिन जब कोई बंदा माउस को सर्च करेगा ना तो उसके ऊपर हो सकता है दराज आ जाए या हो सकता है OLX आ जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उन प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों ने शॉप्स बनाई हुई हैं और चीज़ें ऑनलाइन बेचने लगे हुए हैं, और उसमें एक बंदा तो नहीं बेच रहा ना, OLX एक बंदे की ऑनरशिप में तो नहीं है। मतलब आप वहाँ पर जाएं, साइन अप करें, आप माउस बेचना शुरू कर दें, आप जाएं, आप हर कोई बेच सकता है वहाँ पर। तो फ्रीक्वेंटली कितने सारे लोग हैं जो एक ही वक्त में बहुत सारा काम करने लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रही हैं, लम्हा व लम्हा चेंज हो रहा है। मतलब हर कोई, मेरा ख्याल है हर 10-20 सेकंड के बाद कुछ ना कुछ नया आ रहा होगा। हर 1 घंटे के बाद कोई बंदा दराज में जाकर अपनी नई शॉप बना रहा होगा, नई प्रोडक्ट्स लगा रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर अपडेट्स ज़्यादा हैं और उसके ऊपर फिर क्रॉलर के विजिट्स भी ज़्यादा हैं। इसलिए क्रॉलर ऐसी वेबसाइट्स को ज़्यादा ऊपर दिखा रहा होता है। ठीक है, इधर लेकर आए मेन्यू कैसे लेकर आना है वो भी देख लें। मैं चाहता हूं कि मेरा जो नया मेन्यू है ना आर्टिकल्स का, वो कॉन्टैक्ट से ऊपर आए। ये कॉन्टैक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? अब अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई एक मेन्यू ऐड करना है, कोड क्या लिखें? ठीक है, मैंने कहा मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे मेन्यू ऐड करना है, कोड बताएं। आप मुझे बताएंगे जी कि हमने तो कोड पढ़ा ही नहीं है ना। आपके सामने कोड है ना मेन्यू का, सबको नजर आ रहा है ना मेन्यू का कोड। किसी एक मेन्यू को बनाने का कोड आपको नजर आ रहा है? अब मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे एक ही सिर्फ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पकड़ता हूँ, Ctrl+C, नीचे लाना है, जहां लेकर जाना है वहां कर दो। आगे मुझे लगता है मैंने पूरा कॉपी नहीं किया सही। इसका बेहतर तरीका ये होता है, ये देखें, मैंने लाइन पे ही कॉपी कर दिया, लाइन पे कॉपी किया, Ctrl+C किया, ऊपर वाली लाइन पर आया, पेस्ट कर दिया, पूरी की पूरी लाइन कॉपी हो गई। ठीक है, अब भाई अब क्या करना है? मेन्यू चेंज करना था ना, क्या नाम रखना था इसका? आर्टिकल्स। लेकिन अभी तक आर्टिकल्स के लिए मैंने पेज कोई डिजाइन नहीं किया हुआ। हाँ, तो अगर मैं इसी पेज को फिलहाल रखना चाहूँ तो ठीक है, अदरवाइज मैं कहता हूँ नहीं, अभी मैंने पेज बाद में डिजाइन करना है, तो जब मैं आर्टिकल्स वाला पेज डिजाइन कर लूँगा मैं बाद में ले आऊँगा। मैं डेवलपर से कहता हूँ भाई मुझे एक आर्टिकल के लिए पेज डिजाइन करके दे दो। तो अभी मैं क्या करता हूँ फिर इसको, ठीक है, हैश लगा दिया कि भाई कहीं पर भी ना जाए, लिंक भी हो, भले लिंक भी नजर आ रहा है मगर जाएगा कहीं नहीं, क्लिक करेंगे तो उसी जगह पर रुक जाएगा। बन गया मेन्यू। चेक करें, आ गया। मुश्किल काम तो नहीं है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा इमेज की तरफ। अब मुझे इमेज चेंज करना है, मीन्स मुझे ये लोगो चेंज करना है अपना। सबसे पहले लोगो चेंज करते हैं ना अपना। अब इसके लिए लाजमी बात है कि आप लोग अपना अपना लोगो लगाओगे, जो भी आपने लोगो लगाना होगा। अगर आप लोगों को डिजाइनिंग नहीं आती, मैंने आपसे कहा था कैनवा यूज़ कर लो भाई, कैनवा तो बहुत सिंपल है। कम से कम जो डिजिटल मार्केटिंग सीखने वाला बंदा है उसके लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है कैनवा को सीखना। कैनवा ओपन करो, उसमें बनी बनाई चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं सारी की सारी। ठीक है, सो आपने बना ले। मैं कहता हूँ मैं फिलहाल समझाने के लिए यहाँ से कोई ना इमेज ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ इसी का ही बना लेते हैं कुछ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कारपेट क्लीनर PNG लोगो। ठीक है, क्या कहा मैंने कि मुझे कारपेट के लिए एक PNG लोगो चाहिए। आगे लोगो, यहाँ से इमेजेस पर चले जाए, काफी सारे आ रहे हैं। आप कौन सा यूज करना चाहते हैं? तो मुझे मैं ये यूज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ये चीज़ ये आपने यूज करना नहीं है। आपको बताया ना पहला रूल क्या था, टेम्पलेट तो कॉपी कर सकते हैं हम, कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते किसी का। ये तो कंटेंट में आ रहा है ना इमेज। आपको अपना इमेज खुद से किसी डिजाइनर से डिजाइन करवाना है। अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं या खुद ही बना लें और कुछ भी नहीं कर सकते तो भाई कोई बात नहीं है, इमेज वैसे ही बना लो। क्या करो, कैनवा में जाओ, इमेज का साइज का पेज लो। कैनवा कितने यूज लोग हैं जो कंफर्टेबल हैं यूज करने पे? आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, ठीक है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए कैनवा में मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कैनवा में आओ,
ये देखिएगा, मैं आपको भी कैनवा पे लेके आता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कैनवा है। कैनवा परचेज कर लें, बड़ी आसान से रेट्स पे आपको मिल जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इस तरह लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब होगा कि आपका जो है ना वो परचेज वर्जन है। अगर इस पर फ्री लिखा होगा तो इसका मतलब होगा कि ट्रायल वर्जन है आपका, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लोगो लगाना है ना उधर, तो मैं कहता हूँ भाई 250 पिक्सल्स बाई 250 पिक्सल्स, बल्कि कहता हूँ 500 पिक्सल्स बाई 500 पिक्सल्स का एक लोगो बना दो मुझे। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ से कोई इमेज लेता हूँ। सबसे पहले तो साइज लेते हैं, कोई चीज़ डिज़ाइन ले लें। ठीक है, लिखा क्रिएट डिज़ाइन, इस पर आए, आगे इधर ये क्या लिखा हुआ है, कस्टम साइज, यहाँ से कस्टम साइज ले लें। तो मैं कहता हूँ भाई मुझे चाहिए 400 बाई 400 का साइज। ठीक है, यहाँ से मैंने साइज बताया, क्रिएट किया, आगे चलिए हम देखते हैं कि कारपेट क्लीनर पे कुछ दिखाता है हमें। ये ठीक है, हाँ इसको मैंने पिक किया, आ गया कारपेट क्लीनर भी। अब इसके बैकग्राउंड पे कलर शलर लगाने हैं, वो भी लगा लें हम। अब मैं कह रहा हूँ भाई यही था मेरा, बन गया जो मैंने बनाना था। ठीक है, और छोटा करना चाहते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, रीसाइज 250 बाई 250 पिक्सल्स, और ये रीसाइज का बटन बना हुआ है। ठीक है, और छोटा अब कंफर्म करें छोटा किया इसने कि नहीं किया, नहीं किया भाई, क्यों नहीं किया, देखते हैं। दिखाया नहीं था उसने छोटा करके हमें, 250 बाई 250, और ये क्या है, डिजाइन रीसाइज सक्सेसफुली। चलो फिलहाल इतने की ले लेते हैं। सपोज करें ये बन गया हमारा। अब यहाँ से मैंने इसको सेव करना है, शेयर, शेयर के बाद नीचे आओ, डाउनलोड, आगे 250 बाई 250 हो चुका हुआ है, हाँ उसी में आ रहा है जो साइज मैंने इसको बताया था। यहाँ से आप इसको पीएनजी कर लें, ऑलरेडी पीएनजी है, डाउनलोड का बटन प्रेस करें, बन गया, बस ये सेव हो गया मेरे पास। ये देखें, मैं काम करता हूँ, ये इसको यहाँ से उठा के ले जाते हैं उधर जहाँ पे मेरी वेबसाइट पड़ी हुई है, मैं इसी को यूज़ करूँगा। कंट्रोल एक्स किया, तो वेबसाइट मेरा ख्याल है मैंने रखी थी 1 में रखी थी शायद, ये इसे मुझे कहाँ रखना चाहिए, इमेजेस में, इमेजेस पे आइए, ये है ना ओरिजिनल वाला, मतलब ये चल रहा है उनका लोगो, ये वाला लोगो IMG है। अभी फिलहाल ये लोगो IMG क्या चीज़ है ये भी समझते हैं। अब मुझे उसे चेंज करना है ना, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे पता होना चाहिए कि ये कोड में कहाँ पर है और इसकी फाइल का नाम क्या है, ये दो चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम पहले वेबसाइट पे आते हैं जी, ये लोगो है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और क्या करता हूँ, क्या लिखा हुआ है, इस पर आए, क्या नाम आ गया इसका, आ गया नाम लोगो डैश IMG, और नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है PNG इमेज, आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही है इसका नाम। मुझे पता लग गया इस फाइल का क्या नाम है, मुझे पता लग गया इस फाइल का नाम है लोगो IMG डैश .png, ये नाम है इसका। ये कहाँ है देखते हैं, ये थी। मैं देखिएगा अब क्या करने लगा, क्या करने जा रहा हूँ। पहले तो चेक करें यही फाइल है, इस पर माउस रख के देखें, PNG आ रहा है ऊपर, साइज भी आ रहा है इसका 739 बाई 245। ठीक है, ज़्यादा मुनासिब होता कि मैं ये वाला साइज कर लेता। ठीक है, तो नहीं किया अभी हमने, किधर है, बोला हुआ था हमने यहाँ, क्या साइज है इसका 739। चले पहले इतने को लगा कर देखते हैं। ठीक है, साइज ज़रा नोट करके रखे कोई बंदा, ये साइजेस को हमें देखना पड़ेगा। हाँ, तो अब इसको मैं रीनेम पहले से करता हूँ F2, कंट्रोल C, और इसका नाम मैं कर लेता हूँ -1। चेंज हो गया इसका नाम, इस फाइल का नाम चेंज हो गया ना। अभी ज़रा पेज उधर देखें ज़रा, वेबसाइट पे क्या गड़बड़ हुई है,
होगी ना गड़बड़, क्योंकि वो लोगो नहीं रहा ना, लोगों का नाम ही चेंज कर दिया मैंने। मैंने तो क्यों चेंज किया बोला, मैंने इसलिए चेंज किया, इसको कर दिया लोगो इमेज। लेकिन इस बार मैंने कोडिंग में कुछ नहीं किया, बाहर से ही सब कुछ कर लिया। हाँ ठीक है, सही हो गया काम हमारा, लोगो मिल गया हमारा। समझ में आ गया इमेजेस कैसे रिप्लेस करने हैं। मेरा ख्याल है कि एक इमेज रिप्लेस करने से आपको सारे आगे होंगे। अच्छा फॉर एग्जांपल इसका स्लाइडर चेंज करना है अब हमने। अब ये स्लाइडर कहाँ पड़ा हुआ है जरा देखें, ये स्लाइडर का फोल्डर भी आ गया। कहाँ पर है ये फोल्डर, इमेजेस के अंदर है, ठीक है। इसे खोलो जरा, तो ये दो स्लाइडर है, तीसरा नहीं आ रहा। दो मैंने यूज किए हुए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब मैं क्या करूं भाई, मैं अपने इमेजेस ले आऊं। एक तरीका क्या है, इस साइज में ले आऊं। एक तरीका क्या है, फोटोशॉप कितने लोग यूज कर लेते हैं, यूज सिर्फ एक्सपर्ट नहीं, जस्ट सिंपल यूजर, कि भाई फोटोशॉप खोल लें, बस देख लें उसको, फाइल शाइल इसमें बनाना, फोटोशॉप इंस्टॉल कर लीजिएगा सब लोग। और कोई जो फोटोशॉप आपने यूज़ करना है ना, वो मैं बताऊंगा आपको, जैसे मैं अभी बताने लगा हूँ ना यूज़ करना, तो इतना ही यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। मैं इस लोगों को चेंज करने जा रहा हूँ इस दफ़ा। पहले मैंने चेंज कहाँ से किया, कैनवा से। अब मैं चाह रहा हूँ इसको जाके चेंज करता हूँ उधर से, ठीक है ना, कोडिंग से चेंज करने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, कोडिंग से नहीं, फोटोशॉप से। तो इसको चेंज करने की मेरी साइंस देखनी है आपने क्या है। मैं इसे डबल क्लिक करके खोलता हूँ, ये खुल गया विंडो में, ये विंडो में खुल गया, यानी कि विंडोज़ की फ़ोटोज़ में खुलने लगा, अभी तस्वीर आपको नज़र आने लगी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और फोटोशॉप में ले जाऊँगा। ये मैंने कहाँ खोला है, विंडोज़ में खोला है डबल क्लिक करके। हाँ मैंने इमेज में डबल क्लिक किया। आप सबको पता है कि जब आप विंडोज़ में किसी इमेज में डबल क्लिक करते हैं तो विंडोज़ की फ़ोटो में खुल जाता है वो। अब मैंने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है, फिर कॉपी, कॉपी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से फोटोशॉप खोलूँगा। मैं इस वर्जन को यूज़ कर रहा हूँ भाई, देखिए पुराना वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। प्रोफेशनल लोगों के लिए मैटर नहीं करता कि नया से नया वर्जन, ये नहीं कि भाई रात को मुझे पता लगे फोटोशॉप का नया वर्जन आया तो सुबह मैं सीडी लेकर आऊँगी, अब मुझे नया ही करना है। प्रोफेशनल्स लोग जो होते हैं ना, वो उन टूल्स पे काम करते हैं जिन पे वो स्पीड से काम कर सकते हैं। और स्पीड से काम किन पे कर सकते हैं, जिनको उन्होंने ज़्यादा देर इस्तेमाल किया हो। तो आप भी जब टूल्स यूज़ करें तो कभी भी कॉन्शियस ना होंगे भाई मुझे लेटेस्ट टूल चाहिए, मुझे लेटेस्ट स्ट्रैटेजी ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। टूल लेटेस्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप देख लें, मैंने पुराना ही खोल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस इमेज को यहाँ लाने लगा और उस इमेज को रिप्लेस कर दूंगा मैं उस इमेज के साथ जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो अब मैं यहाँ से आगे करता हूँ कंट्रोल एन। अब मैंने जैसे ही कंट्रोल एन किया ना, अब इसका साइज देखें क्या आ रहा है, 1920 बाई 750। उसका साइज देखें जरा इमेज का क्या है, सेम। ये साइज कैसे हो गया खुद बाबू जी को, हो गया ना वो, मैंने कॉपी किया ना, तो उसने इमेज को भी कॉपी किया और उसकी प्रॉपर्टीज को भी कॉपी किया। अटेंडेंस लगवाएं अपनी। एक स्टूडेंट है ये, मेरा हाल है, ट्रायल करो बेटा, इन्होंने कल शाम को आना है। जी, इसका मतलब क्या हुआ, ये 750 1920 बाई 750 इसने क्यों पिक किया, मैंने कॉपी किया तो उसने क्या किया, कॉपी का जो साइज था वो ले लिया। मैं भी यही चाह रहा था, मैंने कहा मैं भी यही चाहता था कि वो कॉपी का साइज ले ले। अब बेशक मैं उसको पेस्ट भी करूं या ना करूं, बोला मेरी मर्जी है, मैं उसे पेस्ट ना करूं, मैंने साइज तो ले लिया ना। बेशक यहाँ पर मैं अपनी मर्जी का इमेज डिजाइन कर दूँ, लेकिन क्योंकि उस इमेज को मैंने उसके कलर कम्बिनेशन से बनाया हुआ है तो इसलिए मैं उसको यहाँ पर ले लेता हूँ, ले लिया। अब मैं कहता हूँ भाई वो कारपेट वॉशिंग था ना, तो यहाँ से कोई तस्वीर लेकर आता हूँ कारपेट वॉशिंग की, बल्कि ली हुई थी मैंने बहुत सारी, यही ले लें।
सी ले, ये ले ले, आई थिंक ये लेते हैं, ग्रे सी है ना। इसे मैंने किया जी कॉपी इमेज और यहाँ लाया, इधर लगाना है मैंने इसको सोफे की जगह पर। लग गया, ये सबको पता लगा, मैंने कोई मुश्किल काम तो नहीं किया, सिर्फ छोटा बड़ा ही किया है ना, और तो कुछ नहीं किया। अब मुझे इसका वाइट कलर अच्छा नहीं लगा, खटक रहा है ना, मैं कहता इसका वाइट कलर रिमूव कर देते हैं। अब थोड़ा सा मुश्किल काम करने लगा। ये इरेजर आ रहा है इसके अंदर, ये वाला टूल देखें, ये इरेजर सा बना हुआ है। अगर आपको पहले से फोटोशॉप यूज़ करना नहीं आता तो बस वीडियो का इतना क्लिप देखना है और यही काम करना है जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है मैजिक इरेजर, हो गया इरेज। अब एक काम और करना है, ये कलर है, फोटोशॉप सीख रहे हैं अब आप, हैं? मैं क्या फोटोशॉप सीख रहे हैं इस टाइम थोड़ा सा, मुझे ये कलर लेना है। तो मैं ज़्यादा मुश्किल तरीके से नहीं करता, मैं ये सेकंड टूल पर आया, ये शक्ल से सिलेक्शन लग रही है ना, इसको मार्की बोलते हैं। हाँ, ये मार्की टूल कहलाता है। तो मैं इसको पकड़ता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट हो गया, मैं इसे कॉपी करके उधर लेकर जाना चाह रहा हूँ। तो मैं करता हूँ कंट्रोल जे, फोटोशॉप में कॉपी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल जे, मतलब कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा कंट्रोल जे। ओके, अब मैं इसको ले जाता हूँ उठाकर, ले अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा भाई इसका कलर हल्का हल्का फुल्का सा कम कर लेते हैं। ये देखिए मैं कहाँ पर आ गया हूँ, एफएक्स पे, ये कलर, इसको रहने, मैं इसको नहीं छेड़ते हूँ। चलिए इसको बाइट से कर लेते हैं, इधर से नहीं करते, यहाँ से कर लेते हैं। ये ऊपर देखें लिखा हुआ है फिल और ओपेसिटी, यहाँ से इसको कम करते हैं। अगर तो मुझे बैकग्राउंड पे कोई तस्वीर रखी हुई है मैंने और उसको लेकर चलना है मैंने, तो मैं उसको भी लेकर चल सकता हूँ। ये देखिए क्या हुआ ऊपर जरा, ये कौन सा एरिया था, ये वो एरिया था जो फोकस में नहीं था, उसके जो एरिया उसके फोकस में नहीं होगा उसको इरेज नहीं करेगा। सो इस पर मैं दोबारा से इरेजर पर आया हूँ, इरेज हो गया। ये भी आपने ज़रूर देखना है, जैसे भी नीचे वाला फोकस में नहीं था उसको मैंने ऊपर किया और उसको इरेज कर दिया। चलो चलो सपोज कर लेते हैं हमने ये लगा लिया, अब इसको मैंने उधर लगाना है उस जगह पर। अब क्या करें, इसको रिप्लेस कर दें इमेज को, इस इमेज का कोई नाम नहीं है, ऊपर देखें फाइल नेम वो नहीं है इसका। अब मैं क्या करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, सेव एज में जाता हूँ और मैंने ये स्लाइडर्स में आ गया, स्लाइडर्स में मेरा ख्याल है ये जेपीजी था, जेपैक करें, यही था ना, जेपीजी था। अब वो ये कह रहा है कि भाई कौन सा करना है, इसको ये वाला करना है, यस। एक स्लाइडर इमेज चेंज हो गया होगा अगर फोल्डर वही है तो। देखते हैं, हम मेरे गलत फोल्डर में होंगे, मैं क्या हम फोल्डर कलर में सेव किया नहीं है ना, वो नहीं है, इसका मतलब हमने गलत फोल्डर में सेव किया। आ जाए इधर वापस, फाइल, सेव एज, पीछे आए जरा, गलत फोल्डर में ना, हमने कहाँ रखा हुआ था, वन में, वन, पब्लिक HTML, इमेजेस और स्लाइड। यहाँ से क्या करेंगे, जेपीजी, ये था असल में। चलो अब चेंज हो गया। अब इस तरह करने से हमने
इमेजेस का कंट्रोल तकरीबन समझ लें कि अपने हाथ में ले लिया, ठीक है ना। अब ये आप सारा काम कर सकते हो, मेरा ख्याल है कि अब ये आप एंड तक कर सकते हो। ये सारे इमेजेस हैं ना। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि भाई और क्या चीज़ है बीच में, टेक्स्ट हेडिंग स्टाइल है हमारा, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इसको फाइंड करना है, ये कहाँ है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से मैं कोडिंग में आ गया, और बेशक यहीं पे कंट्रोल एफ कर दें और कंट्रोल वी कर दें, तो ये क्या लिखा हुआ जी, फाइंड नेक्स्ट, पहुँच गए, हेडिंग स्टाइल पे भी पहुँच गए। अब आपका जो कीवर्ड है मेन, आप यहाँ पर अपना कीवर्ड लिख लो, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ इसने सोफा कारपेट वॉशिंग लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि आपको फील हो कि मैंने इसे चेंज किया हुआ है। और मैंने इसे क्या कर दिया, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पर H2 से स्टार्ट हुआ है, ऐसे ही है, ये गलत है, इसको हम क्या करते हैं, H1 करते हैं, क्योंकि हमने अपनी स्टार्टर जो है वो हमें H1 से लेना चाहिए, नॉट 2। अगर इसके पीछे कहीं नहीं H1 यूज हुआ हुआ तो फिर ये गलत है, आई थिंक नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब मैंने इसको H1 कर दिया, सेव करें और इसको रिफ्रेश करें, थोड़ा सा चेंज हो गया साइज भी इसका, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हो गया ना, वो 2 था तो थोड़ा हल्का सा कम लग रहा था मैं, हालांकि ये ना H1 की शक्ल है ना H2 की शक्ल है, जानते हैं ना H1 ऐसा नज़र आता है, ये बेसिकली इसकी CSS भी हुई हुई है। अगर मैं CSS का कोड निकालूंगा तो पीछे से सिंपल H1 निकलेगा, तो वो गूगल ये कह रहा है कि फॉर्मेटिंग आप जो करवाना चाहते हैं करें, लेकिन यूज़ बीच में H1 करें, यानी आप फॉर्मेट को भी H1 के अंदर यूज़ करें, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, ये कहाँ है पहले तो देखें, अगर हम यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब क्या होगा, इसके नीचे ये भी है, ये भी कर लोगे आप लोग चेंज। अगर सपोज मैं ये कहूँ कि इसमें से मेरा कीवर्ड कौन सा था भाई, जी कीवर्ड कहाँ लिखा हुआ बोला, देखो क्या लिखा हुआ जी, लुकिंग फॉर द बेस्ट सोफा एंड कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, हाँ ये है मेरा कीवर्ड। मैं कहता हूँ भाई ये मेरा कीवर्ड है, तो क्या करो, उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया मैंने, और कहाँ पे मेरा कीवर्ड खत्म हो रहा है, लाहौर पे। चाहूँ तो मैं इसे स्ट्रॉन्ग कर लूँ, चाहूँ तो मैं इसको बोल्ड कर लूँ, दोनों चॉइसेस मेरे पास मौजूद हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ, रीलोड करें, अगर आपको फील हो रहा है कि भाई ये ग्रे ग्रे सा आ रहा है, मैं इसको ब्लैक कर लूँ, ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैं एक नई चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ब्लैक कैसे करना है, देखिएगा। बेसिकली ये कलर वो CSS में हुआ है ना सारा डिज़ाइन उसका, कि ग्रे कलर में नज़र आ रहा है, तो मैं कहता हूँ नहीं, जो मेरा कीवर्ड है ना वो नुमायाँ हो जाए। अब मैं क्या लगा रहा हूँ, फ़ोन का टैग लगा रहा हूँ, ये पहली दफ़ा लगा रहा हूँ, हाँ, कलर इक्वल्स टू ब्लैक, बस इतना से लगाना है। ये मैंने इसलिए लगा लिया कि चलो यार वो ज़रा हाईलाइट नज़र भी आ जाए, बीच में से ना उभरा हुआ कलर नज़र आया मुझे। बात कहाँ तक है, यहीं तक है ना, तो यहीं पर इसे क्लोज करते हैं। ये भी पेयर टैग है, ठीक है। नुमाया हो गया बीच में से, ये भी मैंने HTML का टैग यूज़ किया। फ़ोन के टैग का कुछ लेना देना नहीं है SEO के साथ, आपको भी पता लग गया। ये सिर्फ मैंने कलर के लिए किया है, मतलब SEO के लिए नहीं किया ये मैंने कहा भाई वो ग्रे कलर में से मेरा कीवर्ड का कलर ज़रा नुमाया हो जाए, तो इसलिए मैंने कर दिया। मतलब ये मैंने SEO के पॉइंट से नहीं किया, ये मैंने विजिटर के पॉइंट से समझ नहीं किया हो। ये भी हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, सब कुछ होगी भाई, सारी वेबसाइट कंट्रोल में आई कि नहीं आई, बस तस्वीरें ही है ना सारी। वीडियो प्रीवियस क्लास में की थी ना हमने, आई फ्रेम, ये इमेज है, ये भी इमेजेस हैं, ये क्या है, ये हमारे पास मैप आ रहा है, ये भी आई फ्रेम है। सो
आज के लेक्चर के बाद मैं सपोज करूं कि हम लोग, अच्छा ये लिंक्स आ रहे थे ऊपर, जरा देखें, ये कॉल का बटन आ रहा है, ये व्हाट्सएप का बटन आ रहा है, इन्हें कैसे चेंज करना है हमने, ठीक है। ये मैंने इस पे माउस रखा तो नीचे देखें नंबर आ रहा है, स्टेटस बार पे लिखा हुआ, सबको पता लग रहा है ना किस जगह पे कह रहा हूँ। नीचे नंबर लिखा हुआ है बिल्कुल बॉटम के ऊपर येलो कलर में। अब मैं इसको चेंज करने लगा हूँ तो इसके आखिर में क्या लिखा हुआ है जी, 529, और ये है कहाँ पर, बिल्कुल टॉप पर है, सबको पता लग रहा है। जिसका मतलब क्या हुआ, मैं कोडिंग में आता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट पे जाता हूँ और कंट्रोल F करके उसे कहता हूँ भाई ये ढूंढ दो मुझे, ये कहाँ है। आगे ये सबसे पहले वाला कहाँ आ रहा है, ये अपॉइंटमेंट वाला बटन है, ये देखिए कौन से वाला है, ये वाला है, गेट एन अपॉइंटमेंट पे ये आ रहा है, इस पे नहीं मैंने करना। आगे चलें, इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट को देखना है मैंने, ये नीचे चला गया, वो गलत आ गया, ऊपर आए जरा वापस, कंट्रोल F, 0324 भी उसके नंबर पे था ना, कोड भी था उसके नंबर पे। चलो आगे कॉल नाउ पे सीधा मैं लाइन से रिकग्नाइज कर रहा हूँ। हाँ मुझे अंदाजा होगा कि भाई इसके आखिर में जाएगा तो थाउजेंड्स में लाइनों में चला जाएगा ना। अब ये देखिए यहाँ पर आ गए हम, और ये क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ अगर अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दूंगा, मिसाल के तौर पर मैं इसके नंबर को चेंज करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और भी देखते हैं, अभी और भी कुछ होंगे नंबर्स। अब नीचे आओ, एक बार फिर से 0324 को फाइंड कर लेते हैं, ये भी आ गया, यहाँ भी नंबर चेंज कर लूंगा, मतलब मैंने नंबर चेंज करने हैं ना सारे, अपने करने हैं, फिर फाइंड नेक्स्ट करें जरा, ये गेट एन अपॉइंटमेंट पे आ गए, फिर गेट करें, इधर ही घूम रहा है बार बार। ओके अच्छा वो देखिए वो कौन सा नंबर था जहां मैं पहुंचना चाह रहा था, वो कहां से शुरू हो रहा है, टेलीफोन लिखा हुआ है ना, TEL कॉलन, यही लिखा हुआ है, इसको फाइंड कर लेते हैं। स्टार्ट पे आके चले, अब सही जगह पे पहुंच गए, हाँ सही जगह पे पहुंच गए। अच्छा इसमें दो चीजें नजर आएंगी हमें, पहले ये कौन सा नजर आ रहा है, ये तो कॉल है, ये वाला जो है ये कॉल का बटन बना हुआ है, यहाँ से ये फोन भी लिखा हुआ है स्टाइल में, तो मैं यहाँ नंबर चेंज करूंगा तो क्या होगा, कॉल का बटन नंबर चेंज होगा, और ऊपर देखें जरा इसके, ये ऊपर वाला, ये व्हाट्सएप का बटन बना हुआ है, तो व्हाट्सएप में भी ये नंबर आ रहा है मेरा, लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी आ रही है, देखें जरा, नंबर तो मैं चेंज कर ही लूंगा, और क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्वेश्चन मार्क टेक्स्ट इक्वल टू, उसके बाद ये कस्टमाइज टेक्स्ट मैंने खुद से लिखा हुआ है, खुद से लिखा हुआ है ना, तो मैं ये चाहूँ तो इसको ठीक कर दूँ, अपनी मर्जी का कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल आप इसे बना रहे होंगे, ये मैसेज तो आपको चेंज करना है ना, आपको जब ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज आता है तो कोई मैसेज आता है ना उनकी तरफ से, ये वो वाला मैसेज है जो आप खुद से देना चाह रहे हैं, तो मैं इसको चेंज करने लगा हूँ, तो देखें बीच में क्या लिखा हुआ है, 20% आ रहा है, ये वो है जो स्पेस इशू है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेस दी हुई है, इस वजह से ये मैसेज आ रहा है, इसलिए इसको लिखने का बेहतर तरीका जो होता है वो ये होता है, क्या होता है, मैं उसी तरीके से लिखने लगा, मैं इसको मिटाता हूँ सारे को, पहले क्या लिखा हुआ है ना, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम, स्पेस नहीं लगानी मैंने, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ भाई ये हसन कारपेट्स है, ठीक है, तो मैंने उसका नाम लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो व्हाट्सएप का मैसेज आएगा वो इस मैसेज के साथ जाएगा, और ये स्पेस नहीं यूज करनी, मैंने आगे यूज कर लिया है, आप क्या यूज करोगे यहाँ पर, ताकि वो स्पेस का इशू क्रिएट ना करे आपके लिए। ये व्हाट्सएप है, इसको मैंने चेंज किया, आ गया ना, देखिए मैसेज क्या आ रहा है, कौन से वाला मैसेज आ रहा है, पुराना ही आ रहा है अभी, हाँ रिफ्रेश नहीं किया मैंने पेज,
कौन सा पेज रिफ्रेश नहीं किया? उसे सेव नहीं किया कि रिफ्रेश नहीं किया? नहीं, सेव तो किया हुआ बेटा, सेव तो किया है। अच्छा, आप कह रहे हैं वेबसाइट को रिफ्रेश नहीं किया। हाँ, ये हो सकता है। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, टोटल वेबसाइट हमारे पास आ गई। अब हम अपनी मर्जी की वेबसाइट इसके ऊपर बना सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग ये सपोज करेंगे कि आप कर लेना चाहिए ना कि आप लोग खुद से वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं और उसके लिए मैं एसईओ करवा रहा हूँ आपको, ताकि मैं जो आपको एसईओ करवाऊंगा आपने उसको अपनी वेबसाइट के मॉडल के ऊपर अप्लाई करना है। मतलब मैं आपको अगले लेक्चर में कीवर्ड बनाना सिखाऊंगा। कीवर्ड रिसर्च करनी हमने सीखनी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, क्योंकि आपकी वेबसाइट का जो सबसे पहला स्टार्टर पॉइंट है ना, वो कीवर्ड्स हैं। यानी आपसे किसी बंदे ने कहा मेरी वेबसाइट रैंक करनी है, तो वेबसाइट को रैंक करने के लिए कीवर्ड्स चाहिए, और कीवर्ड्स को हमने इंप्लीमेंट करना है उसके कंटेंट के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमें क्या सीखना है, कीवर्ड्स बनाना सीखना है। कीवर्ड्स बनाने हम लोगों को आने चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास से हम वो करेंगे, लेकिन आप लोगों ने इस बिटवीन में आपको ये अंदाज़ा तो हो ही गया कि कितने घंटे आप काम करेंगे तो आप एक कम से कम टेस्टिंग के तौर पर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं चंद इमेजेस के साथ। और कोशिश करें इमेज नेट से ना लें, क्योंकि अगर हम नेट से लेंगे और उसके बाद हम एसईओ करेंगे और उसको लाइव भी करेंगे तो वो उसके ऊपर एसईओ हमें रिजल्ट नहीं देगी। रिजल्ट हमें सिर्फ उस वक्त देगी जब आपका लोगो भी डिफरेंट हो, आपका कंटेंट भी। कंटेंट आप इससे लिखवा लें, कोई माइंड नहीं करेगा। चैट जीपीटी से लिखवा लें, गूगल माइंड नहीं करेगा। कंटेंट लिखवा सकते हैं आप, ठीक है। इसका क्या अच्छा तरीका क्या होता है? अच्छा तरीका ये है कि आप जिस भी निश में जाकर अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो ना, किसी की तो बनी होगी, तो उसका जो कंटेंट होगा उसको पीसीस की सूरत में चैट जीपीटी में ले जाकर रीराइट करवा लो। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो नया कंटेंट मिल जाएगा आपको, तो उसके ऊपर कॉपी स्ट्राइक नहीं बनती और ना ही वो डुप्लीकेट कंटेंट में आएगा। लेकिन जब आप एसईओ करोगे और आपने किसी का डुप्लीकेट कंटेंट, डुप्लीकेट इमेज यूज़ किया होगा, तो एसईओ आपकी वेबसाइट क्रॉल नहीं होगी। क्रॉलर की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका यूनिक कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग, मेरा ख्याल है अगले 2-3 दिनों में अपनी एक छोटी सी, और हम वेबसाइट बनाने की जब बात कर रहे हैं ना, तो हम होम पेज बनाने की बात कर रहे हैं सिर्फ। बाकी बेशक आप बाद में बनाते रहें, लेकिन होम पेज आपका फौरन बन जाना चाहिए, ठीक है। जब आपका होम पेज जल्दी बन जाएगा तो फिर आप ये सब कुछ कर सकते हैं। चलो।